हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन जो होते हैं जेंडर के बीच में वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो ह्यूमन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में उसको समझेंगे। उसके बाद रीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर सर्कुलर स्टेट किसे कहते हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो ये आज हम 6 टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं जेंडर के बारे में। यानी कि जेंडर एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बताता है कि उसके किसके जो जेंडर वो किसके बारे में बताता है, मेल या फीमेल को बारे में बताता है कि जो ह्यूमन है वो मेल में है या फीमेल में है। तो ये हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, किसके थ्रू पहचानने की कोशिश करते हैं, तो जेंडर के थ्रू ही पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन ह्यूमन है या कौन मैन है। तो इस तरीके से हम जेंडर के बेस पे क्या है, ह्यूमन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फीमेल और दूसरा है मेल। तो आज हम जो हमारा ये टॉपिक चलेगा वो सिर्फ फीमेल के बेस पे यानी कि एक ह्यूमन के बेस पर रह करके चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो एक ऐसा डिविजन्स है जो कि बाय नेचर है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो जो कि बायोलॉजिकल पे बेस्ड नहीं होता, वो क्या रहता है, बाय नेचर रहता है। यानी कि अगर हम जेंडर की बात करें, एक ऐसा एक ऐसा जीव विभाजन है, यानी कि एक ऐसा, अगर हम बात करें, यह विश्वास है कि जीव विज्ञान पर आधारित नहीं है बल्कि सामान्य और अपेक्षाओं पर, रूढ़ियों पर आधारित है। ये हम जिसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, तो एक प्रणाली जिसमें घर के अंदर क्या हो, घर इनसाइड इन होम जो सभी काम या तो आमतौर पे कौन करती हैं, या तो ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, या जो फैमिली में जितने भी जो ह्यूमंस मेंबर हैं उनके द्वारा की जाती है। और और जो मैन है उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो घर से बाहर जा करके काम करे और पैसे अर्न करके घर के अंदर लाए, और घर का जितना भी जो काम हो वो कौन करे, तो एक ही ह्यूमन करे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या है, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कंपेयर टू एक मैन और वुमेन में। क्या देखने को मिलता है, मैन एंड वुमेन में। ह्यूमन में। वहीं पे अगर आप बात करते हैं हम पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स में अगर बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर हम द रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज द थ्रू ह्यूमन कंस्टेंट हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी देयर द रोल ऑफ पब्लिक लाइफ स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स इन अ मिनिमल most societies. Earlier, only men were allowed to the participate in public affairs, vote, and consist for public officers. Gradually, the gender issues was raised in politics. It demanded to enhance the politics and legal status of human and improvement the educational and the career opportunities. The moment which were raised by human get the equality in personal and family life are called the feminist movement। यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कही जा रही है कि जब महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई गई समानता के लिए कि उसे भी फैमिली के अंदर और सभी मेल पर्सन्स के बराबर उन्हें क्या है, एक इक्वली राइट दिया जाए। तो जब उनके द्वारा ये आवाजें उठाई गई तो इस आंदोलन को, इस मूवमेंट्स को क्या कहा जाने लगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाने लगा। तो इसके लिए क्या है, डिमांड उठने लगी कि पॉलिटिकल लीगल स्टेटस दिया जाए जितने भी ह्यूमंस है, और उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशनल हो गया या करियर अपॉर्चुनिटीज है, इन सब में उनको भी क्या दिया जाए, तो बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए लेवल 2 किसके, मैन के। तो ये सब जब बातें उठाई जाने लगी और जब उठने लगी तो इस मूवमेंट को कहा गया
फेमिनिस्ट मूवमेंट। यानी कि अगर हम बात करें सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो भी असमानताएं थे उसको हटा करके समानता स्थापित करना ही क्या कहलाया था, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाया था। जिसमें क्या है, इस चीज को किसमें प्रमोट मिला, जब पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो, इस चीज के लिए डिमांड उठने लगी कि जितने भी जो ह्यूमंस है उनके लिए एजुकेशन में इम्प्रूव किया जाए और उनके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या किया जाए, तो इम्प्रूव किया जाए। और ये किसके द्वारा ये आवाजें उठाई गई थी, तो ह्यूमंस के द्वारा ही उठाई गई थी, ताकि इन्हें भी सोसाइटी में घर के अंदर जो मैन है उनके लेवल पे इन्हें एक इक्वल राइट्स दिया जाए। यानी कि जो अधिकार एक मेल के पास है, एक मेल पर्सन के पास है, एक आदमी के पास है, वही अधिकार किसको दिया जाए, एक ह्यूमन को भी इक्वालिटी के आधार पे उन्हें ये अधिकार दिया जाए। तो जिसे हमने कहा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब समझते हैं हम कि जो अलग अलग जो लेवल है जहां पे क्या है, जो अगर हम बात करें विभिन्न तरीकों से जो महिलाओं ने क्या किया था, विरोध किया था। अगर हम सबसे पहले ये समझे कि हमें डिविजन्स कहाँ देखने को मिलता है ह्यूमन के साथ। अगर हम सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करें तो हमें लिटरेसी रेट सब कम देखने को मिलती है कंपेयर टू मैन। यानी कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सिर्फ 54% लिटरेसी रेट है ह्यूमन की और मैन की कितनी है, 76। यानी कि ये लिटरेसी रेट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज भी सोसाइटी में क्या है, लोग मेल को यानी कि मेल पर्सन को यानी कि मैन को पढ़ाना लिखाना ज्यादा प्रेफर करते हैं फैमिली में और सोसाइटी में। दूसरा वहीं पे अगर हम बात करें, अगर हमारा जो समान परिश्रम अधिनियम एक्ट जो कि हमारा 1976 में पारित हुआ था, उसमें ये कहा गया था चाहे ह्यूमन हो या मैन हो, काम के अकॉर्डिंग दोनों को क्या हो, सिमिलर यानी कि इक्वल सैलरी दी जाए। यानी कि अगर एक मैन सिक्योरिटी का काम करता है और उसे 50,000 सैलरी दी जाती है, तो वही अगर ह्यूमन एक सिक्योरिटी का काम करती है तो उसे भी सैलरी कितनी दी जानी चाहिए, 50,000 दी जानी चाहिए। ये किसमें कहा गया था, तो समान परिश्रम अधिनियम एक्ट जो कि 1976 में आया था उसमें कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पे इक्वल काम के सिमिलर काम के लिए इक्वल सैलरी नहीं दी जाती है, मैन को हमेशा ज्यादा दी जाती है कंपेयर टू ह्यूमन। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर एक मैन मैनेजर का काम करता है तो उसे सैलरी दी जाती है 30,000, और वही अगर एक ह्यूमन मैनेजर का काम करते तो उसे सैलरी इस 30,000 ना दे करके कितनी दी जाएगी, तो कम दी जाएगी। जबकि अगर हम जो हमारा समान परिश्रम अधिनियम एक्ट था जो कि 1976 में आया था, उसने कहा था कि सिमिलर काम के लिए इक्वल वेतन देना होगा, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। लेकिन ऐसा हमें आज भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम फैमिली में बात करें तो आज भी फैमिली में क्या है, बॉय को पहले रेफर किया जाता है कंपेयर टू गर्ल। तो जिसके वजह से क्या है कि आज के टाइम पे भी क्या है, जो गर्ल्स की जो अगर हम रेशियो की बात करें तो वो कंपेयर टू बॉय क्या है, वो कम है पर 1000। तो इस तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर क्या है, एक डिविजन देखने को मिलता है, किसमें, एक मेल और फीमेल में। वहीं पे अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में हो या अर्बन एरिया हो, वहां पे महिलाओं के लिए आज भी क्या है, वो भी आज भी वहां पे क्या है, एक अनसेफ फील्ड, यानी कि वो आज भी वहां पे क्या है, अनसेफ है। चाहे फिर हम अर्बन की बात कर लें या रूरल एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र की बात कर लें या अर्बन यानी कि गांव क्षेत्र की बात कर लें, आज भी उनके लिए जो वहां पे एनवायरनमेंट है वो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा क्या है, अनसेफ देखने को हमें मिलता है। अब बात करते हैं ह्यूमन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राजनीति के अंदर महिलाओं की क्या प्रतिनिधित्व है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, अगर हम अपनी करें तो 2014 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो महिला की जो रिप्रेजेंटेटिव थी हमारे लोकसभा में, हमारे पॉलिटिक्स में, वो कितनी गई थी, तो 12% गई थी। अगर हम वहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव में 5% से भी ज्यादा कम है। हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है किसमें,
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं की। वहीं पे अगर हम आगे अगर देखें, वन वे टू द सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम इज टू हैव अ फेयर प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन in the elected body in panchayat and municipalities. 1/3 of seats in local government bodies are reserved for human. यानी कि पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में ह्यूमन की रिप्रेजेंटेटिव को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है या उसके उनमें 1/3 सीट क्या कर दिया गया, तो फिक्स कर दिया गया किसके लिए, ह्यूमन के लिए। लेकिन आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं, वहां पे अगर एक ह्यूमन सरपंच है, अगर एक ह्यूमन सरपंच है तो उसका काम कौन करते हुए नजर आएंगे, उनके हस्बैंड काम करते हुए नजर आएंगे। कौन नजर आएंगे, तो उनके हस्बैंड काम करते हुए नजर आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें यही चीज बताने की कोशिश की जा रही, यही चीज समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर ह्यूमन के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, उसके बाद भी जो ह्यूमन का जो काम है, यानी कि जो सरपंच का काम है, वो कौन करता है, उस ह्यूमन का हस्बैंड करता है, जबकि उसमें उस ह्यूमन की कोई भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। और घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ जाती है कि जो ह्यूमन के साथ जो हमें एक डिविजन्स है वो हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें, नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी। यानी कि 10 लाख से ज्यादा ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया गया था, क्या है, तो इलेक्ट किया गया है किसमें, लोकल बॉडी, यानी कि हम रूरल और अर्बन एरिया की बात करें, जिसमें भी हमने किसके बारे में बात की थी, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। फिर जेंडर डिवीजन इज अ एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। यानी कि जो जेंडर डिवीजन है वो एक ऐसा एग्जांपल है जो कि हमें क्या दिखाता है, जो हमें किसी सोशल डिवीजन की आवश्यकता से, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझ, जो लिंग विभाजन है वो एक उदाहरण है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन के किसी न किसी रूप में क्या है, व्यक्त करने की आवश्यकता है। यह हमें क्या बताता है, ये हमें एक जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटिक्स में बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे इसने यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक वंचित समूह का वो फायदा होता है। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा जो सोशल डिवीजन है वो अगर जब एक पॉलिटिक्स इश्यूज बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एक बेनिफिट्स बन जाता है, किसके लिए, एक ग्रुप्स के लिए बेनिफिट ये बन जाता है सोशल इश्यूज बनने के बाद। अब बात करते हैं हम, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं रिलीजन्स के बारे में। इसके बारे में, रिलीजन्स के बारे में अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रिलीजन्स के बारे में। यानी कि अगर रिलीजियस के बेस पे क्या है, यानी कि अगर हम बात करें, धार्मिक बातों पर आधारित विभाजन अक्सर राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर हम रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस के बेस पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक डिविजन से बेस्ड देखने को मिलता है, किस पे, तो रिलीजियस के, यानी कि धर्म के आधार पे। तो इसी में अक्सर राजनीति के क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, तो इसको एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त किया जाता है। जिसमें भारत, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अब हमारी कंट्री में क्या है, बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले हैं और उसको वो अपने पॉलिटिक्स में अपने जरूरत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी मांग को रखते हैं, किसमें, रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर। यानी कि जो भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, यानी अपने नीड, अपने इंटरेस्ट और अपने डिमांड को क्या रखते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पॉलिटिकल फील्ड में। तो सबसे पहला हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड देखने को, डिवीजन बेस्ड देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, हमारा रिलीजन। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में। यानी कि अगर राजनीति में धर्म के प्रयोग को सांप्रदायिक राजनीति भी कहा जाता है, जिसमें हम बात करें जब एक धर्म की मान्यता को दूसरे धर्मों की विश्वासों से ठेस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहला,
यानी कि अगर हम बात करें जो सांप्रदायिक राजनीति क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको समझते हैं तो समाज में समस्या तब शुरू होता है जब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहाँ भी यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, जब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ में क्या हो जाता है तो खड़ा हो जाता है। और अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, जब एक धर्म समूह की मांग दूसरे का विरोध करने लगती है या जब विरोध बन जाती है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक सांप्रदायिकता डिविजन्स देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब राज्य सत्ता का इस्तेमाल एक धर्म समूह का बाकी पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी कि समस्या बहुत तीव्र तब हो जाता है, यानी कि जो समस्या है वो सबसे ज्यादा तेज तब हो जाता है जब सरकार केवल एक धर्म के ही समूह की को क्या करती है तो मांग पूरी करती है और दूसरे समूह को दबाने रखती है, और दूसरे समूह के जो ग्रुप्स, जो दूसरे समूह की जो डिमांड्स हैं, जो इंटरेस्ट है, उसको क्या करने लगती है तो इग्नोर करने लगती है। तब समूह की मांग को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। वहीं पे अगर हम अगर इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करें तो उसमें ये कि धर्म का इस तरह का उपयोग करना राजनीति का सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कहते हैं कि धर्म का इस तरीके से जब हम रिलीजियस का यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, तो इसी को कहते हैं राजनीतिक सांप्रदायिक, या जिसे हम कहते हैं राजनीतिक संप्रदाय की राजनीति। अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में धार्मिक पूर्वग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादियों और अन्य धर्मों पर किसी के धर्म की श्रेष्ठता पे विश्वास शामिल है। यानी कि अगर हम सांप्रदायिक राजनीति के सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या होता है, धर्म समाज के गठन का क्या होता है, एक प्रमुख आधार होता है। वहीं पे अगर हम आगे की बात करें, एक धर्म के अनुयायी को एक सदस्य बनाना चाहिए। ये सब किसके हैं, तो अगर हम इसके बात करते हैं तो ये हमारे क्या है सांप्रदायिक, यानी कि जो हमारा कम्युनलिज्म है इसके क्या है, तो ये सारे सिद्धांत हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। विभिन्न रूप में ले सकती है, जैसे कि नीचे यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। एक सांप्रदायिक दिमाग अक्सर अपने ही धर्म को समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज की ओर लेके जाता है। और अगर हम बात करें धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी में, एक धर्म के अनुयायी को राजनीतिक क्षेत्र में एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावनाओं, अपील और सादे भय का उपयोग शामिल है इसमें। वहीं पे अगर हम बात करें, कभी कभी जो सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का सबसे बदसूरत रूप ले लेती है। अगर हम अपने सोसाइटी में बात करें, और वो भी अगर हम जब पॉलिटिक्स में समुदाय कम्युनलिज्म्स की बात करें, तो कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ये जो सांप्रदायिक है, यानी कि जो राजनीतिक सांप्रदायिक है, वो क्या ले लेते हैं, एक हिंसा, दंगे और नरसंहार का सबसे बदसूरत रूप लेकर के हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान को कुछ सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी कंट्री का पार्टीशन किया गया था एक रिलीजियस के बेस पे कि जो मुस्लिम एरिया मेजोरिटी इलाका है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए, और जो बाकी जो मेजर्स पीपल्स हैं, जो अलग अलग रिलीजियस के जो लोग रहने वाले हैं, उस एरिया को हम इंडिया यानी कि भारत हिंदुस्तान बना दिया जाए। तो हमारी कंट्री का जो पार्टीशन किया गया था वो किसके बेस पे किया गया था, एक धर्म के आधार पे ही, एक रिलीजियस के आधार पे ही किया गया था। और जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमें क्या देखने को मिला था, एक सांप्रदायिक दंगे का सामना करना पड़ा था, जो कि आज भी जब हम उसे याद करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ऐसे भी हमें दंगों का सामना करना पड़ा था, और हमारे देश के इतिहास के लिए वो क्या है, एक ब्लैक हिस्ट्री के रूप में है। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि जब सांप्रदायिक राजनीति जब कभी कभी हिंसा, दंगे और नरसंहार का रूप ले लेती है, तो वो सोसाइटी के लिए क्या बन जाता है, एक सबसे बदसूरत रूप बनकर उभर करके हमारी सोसाइटी के सामने आता है। अब बात करते हैं सेक्युलर स्टेट के बारे में। यहाँ पे हमने बात किया एक
मतलब सांप्रदायिक राजनीति के बारे में, सांप्रदायिक के बारे में, फिर अभी हमने जो रिलीजियस की बात की। अब बात करते हैं हम सेकुलर के बारे में। सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट या ऐसा देश जो किसी भी धर्म को विशेष मान्यता ना देता हो, उसके लिए सभी धर्म क्या हो, बराबर हो, और वो एक धर्मनिरपेक्ष देश हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में सबसे प्रमुख क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कंट्री में अगर हम सुप्रीम की बात करते हैं तो सुप्रीम हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अपने कानून को मानते हैं कंपेयर टू किसी भी रिलीजियस के। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सुप्रीम किसको माना जाता है, तो इस्लाम को माना जाता है, यानी कि वहां पे पहले धर्म को सुप्रीम माना जाता है, तब उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी लॉ आती है। लेकिन हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे पहले संविधान आता है, उसके बाद सारे धर्म, रिलीजियस डाइवर्सिटीज, कल्चर सब आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। हमारी कंट्री में ना तो किसी धर्म को दबाया जाता है, ना ही किसी धर्म को प्रमोट किया जाता है, जो कि इस बात को बताता है कि हमारी कंट्री में हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। और हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम है तो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन वो। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है। जैसे पाकिस्तान का अगर हम ऑफिशियल रिलीजन की बात करें तो वो एक इस्लामिक है, जबकि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है, जो ये बताता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश जिसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस ना हो, यानी कि धर्म का किसी भी धर्म को प्राथमिकता ना दी जाती हो। अब बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम ऑफ प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजियस और नॉट टू फॉलो एनी। यानी कि हमारा जो संविधान है वो सभी रिलीजियस के, यानी कि अगर हम बात करें सभी लोगों को क्या करता है, सभी व्यक्तियों को, समुदाय को किसी भी धर्म को मानने के, अभ्यास करने के लिए, प्रचार करने के लिए, किसी का भी पालन करने ना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार प्रोवाइड कराता है कि अगर हम अपने इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस का एडवर्टाइज कर सकते हैं। इस चीज का अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो ये बताता है कि हमारा कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। वहीं पे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को डिस्क्रिमिनेट करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, या अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे पहले क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी को क्या किया है, तो निषेध माना है। और यहीं पे अगर हम सर्कुलर की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का निषेध करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात के लिए अलाउ करता है स्टेट को कि वो किसी भी रिलीजियस के मैटर में वो इंटरफेयर कर सकता है, और ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन अ रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल बैन्स अनटचेबिलिटी। यानी कि अगर धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या धर्म के आधार पर छुआछूत जैसी एक्टिविटीज की जाती है, तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ करता है कि स्टेट उसमें एक कानून बना करके उस प्रैक्टिस को बैन कर सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जो अगर हम अनटचेबिलिटी था वो किसके बेस पे देखने को मिलता है, तो रिलीजियस के, कास्ट के बेस पे देखने को मिलता था। तो इसके लिए स्टेट ने इसे क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। यानी कि जो अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस थे उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये 4 पॉइंट इस बात को बताता है कि हमारा स्टेट एक सर्कुलर स्टेट है, और एक सर्कुलर स्टेट कहते किसे हैं, वो ये चारों पॉइंट्स इस बात को बताते हैं। अब बात करते हैं हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो जाति और राजनीतिक दोनों ही क्या है, दोनों के ही क्या है, कुछ सकारात्मक यानी कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स एक्सपेक्ट्स हैं। अब जो कि हम क्या, जो नीचे पॉइंट है जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इन 2 पॉइंट्स में समझ, और जो हमारा
पॉलिटिक्स इन कास्ट इन 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कास्ट इन इक्वालिटी, जो कि हमारे क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। किस में आता है? एक नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। एक ही जाति समूह के सदस्य ने सामाजिक समुदाय का गठन किया जिसमें एक ही समान व्यवसाय का अभ्यास किया, जाति समूह के भीतर विवाह किया और अन्य जाति समूह के सदस्य के साथ नहीं आया। ये चीज हमें रिप्रेजेंट करता है कास्ट इन इक्वालिटी को। यानी कि सबसे पहले आप ये समझिए कि कास्ट कहते किसे और रिलीजियस में क्या अंतर होता है। अगर हम कास्ट की बात करें, अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो एक ही रिलीजन के अंदर जो अलग अलग मतलब अलग अलग रूल्स को मानने वाले या अलग अलग विचारधारा को मानने वाले जो लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं कास्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू में भी हमें अलग अलग कास्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हमें ब्राह्मण, राजपूत, फिर जैसे कि हम बात करते हैं ST SC सब, जैसे कि हमारे जो इससे नीचे लेवल के जो पर्सन्स आते हैं तो इसे हम कहते हैं कास्ट। इसे हम क्या कहते हैं? कास्ट। अगर हम वहीं पे मुस्लिम्स की बात करें जिसमें शिया और सुन्नी आते हैं, तो इस जो एक ही रिलीजियस के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग रहते हैं ना, जो अलग अलग कल्चर को मानने वाले रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कास्ट। जो एक ही रिलीजियस के अंदर जो अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वही होता है हमारा कास्ट। और कास्ट इनइक्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलती है? अगर हम कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें, इन द मोस्ट सोशलिस्ट ऑक्यूपेशन आर द पास्ट वन फ्रॉम टू जनरेशन टू अनदर, कास्ट सिस्टम इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। इन दिस सिस्टम मेंबर्स of the some caste, the group were are supposed for from the social community that practice some or similar occupations married within the caste group and did not eat with others member। यही चीज अभी मैंने हिंदी में भी बताया था कि जब हम एक ही जाति समूह के सदस्यों में जब सामाजिक समूह का गठन किया जाता है और जिसमें कि जिसने एक ही या समान व्यवसाय का अभ्यास किया हो या जाति समूह के भीतर ही विवाह किया हो या अन्य जातियों के समूह के सदस्य के साथ खाना पीना ना या खान पान ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कास्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। अब बात कर जैसे कि यहाँ पे फिर विद इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट लार्ज स्केल मतलब urbanizations, growth of literacy and education, occupational mobility and weakness of the positions of landlords in the village, the old notions of caste hierarchy are breaking down. The constitutions of India prohibited any caste-based discrimination and lead the foundation of policies are reserved by the injustice of the caste system। यानी कि अगर हम बात करें आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, व्यवसायिक गतिशील और गांवों में जमींदारों की स्थिति को कमजोर होने के साथ जातीय पद जो अभी हमने बात किया था, जो पद क्रम यानी कि जो कास्ट के अंदर एक ही रिलीजियस के अंदर जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर और बिलो लोअर कास्ट जो आते हैं, जिसे हम कहते हैं पद क्रम अनुसार। यानी कि जो सबसे ऊंचा कास्ट हो, जैसे कि हिंदू में जो सबसे ऊंचा कास्ट माना जाता है वो ब्राह्मण का माना जाता है। उससे जो नीचा कास्ट माना जाता है यानी कि जिसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको राजपूत का कास्ट दे दिया गया। फिर जो व्यवसाय करने का काम करते थे यानी कि जो बिजनेसेस का काम करते थे उसको वैश्या का कास्ट दे दिया, और जो साफ सफाई का काम करते थे उसको शूद्र का कास्ट दे दिया गया। यानी कि एक ही रिलीजियस के अंदर जब लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज में बांट दिया जाता है, वो तो हमारा कास्ट हो गया, तो उसी को हम कहते हैं पदक्रम अनुसार की जो पुरानी अवधारणा तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, जिससे कि क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेट है, जो इनइक्वालिटी है कास्ट के बेस पर, उसको कम किया जा सके। भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंध किया और जाति व्यवस्थाओं है उसको अन्याय को दूर करने के लिए नीतिगत की नींव को
रखी, जिससे कि क्या है हमारे कंट्री के अंदर चाहे वो कास्ट के बेस पे हो या रिलीजियस के बेस पे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को ना मिले और हमारे सोसाइटी में जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट मिले, और जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कास्ट के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, इसको खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जाति। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में क्या है विभिन्न रूप ले सकते हैं। अगर हम जाति की बात करें तो जाति में क्या है, मतलब जाति की अगर बात करें तो जाति है वो राजनीति में क्या है एक विभिन्न रूप ले सकती है। जैसे कि जब पार्टियां अपने उम्मीदवार चुनती है या जब सरकार बनाती है तो राजनीतिक दल आमतौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को उसमें जगह मिले। यानी कि अगर हम बात करें जब जो हमारे गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जब कोई कैंडिडेट चुन करके आते हैं और जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितने भी जो आमतौर पर इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जो डिफरेंट कास्ट हैं और जो ट्राइब कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी क्या हो तो प्लेस, यानी कि उनके प्रतिनिधित्व को भी उसमें क्या मिले तो एक जगह मिले। वहीं पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू विन द इलेक्शन, यानी कि चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कभी कभी क्या करते हैं जाति की भावनाओं की अपील करते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन, अगर ज्यादातर हमें इलेक्शंस में क्या देखने को मिलता है आज भी कि इलेक्शंस का टाइम जैसे ही आता है जितने भी जो कैंडिडेट सब होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स पे जो भी अपीलें करते हैं वो किसकी भावना पर करते हैं तो जातीय भावना के आधार पर वो करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में। समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए क्या करते हैं चुनाव के दौरान पे जाति आधारित मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि एक आदमी एक वोट प्रणाली को व्यावसायिक मताधिकार ने मतदाता को बहुत शक्तिशाली बना दिया। यानी कि जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आता है कैंडिडेट के द्वारा वही टॉपिक्स उठा ली जाती हैं जो कि क्या हो जाति आधारित हो, यानी कि जो कि किस पे हो कास्ट बेस्ड हो, उन्हीं टॉपिक्स को वो क्या करते हैं इलेक्शन के टाइम पे उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कास्ट की बात करें तो एक ही कास्ट में क्या है मिलियंस क्या होते हैं ग्रुप ऑफ मिलियंस पीपल, जिसमें क्या है कि एक व्यक्ति एक वोट के तहत वो क्या करे एक अच्छा खासा अपना वोट बैंक को रेडी कर सके और वो एक इलेक्टेड पर्सन के रूप में वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। इसलिए इलेक्शन के टाइम पे जितने भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं जो हमारे कास्ट बेस्ड मुद्दे हैं उसी टाइम वो उठाना स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपने वोट को क्या कर सके अपने कन्विंस कर सके कि आप उन्हीं को वोट दे। फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी हैव मेड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कंसेंसिंग अबाउट देयर राइट टू वोट देयर ऑन मतलब देयर पावर्स, यानी कि राजनीतिक दलों में निचले जातियों के लोगों को वोट देने के उनके अधिकार और उनकी शक्तियों के बराबर जागरूक किया। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव पॉइंट्स के थ्रू बात करें तो जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थे उन्होंने क्या किया जितने भी जो निचली जातियों थे निचली जातियों के लिए क्या किया वोट देने और उसमें अधिकार और उनकी शक्तियों के बारे में उनको क्या किया निचली जातियों को जागरूक करने का भी काम क्या। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन के टाइम पे जो कास्ट मैटर होते हैं बट इट आर नॉट एवरीथिंग, यानी कि चुनाव के दौरान में जो जाति मायने रखती है लेकिन वह सब कुछ नहीं होती है। चुनाव को प्रभावित करने वाले और कई भी कारक हैं। चुनाव के दौरान पे सरकार के प्रदर्शन और नेताओं को लोकप्रियता रेटिंग के बारे में लोगों के आकलन पर विचार किया जाता है। बस नीचे दिए गए बिंदुओं पर नजर डालना है हमें। जो नीचे यहाँ पे जो हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबसे पहले ये समझते हैं जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो उस टाइम सिर्फ कास्ट मैटर ही नहीं करता है और भी कुछ मैटर करता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्शन के टाइम पे ये बात ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि गवर्नमेंट के द्वारा या जो कैंडिडेट थे जब वो पहले इलेक्टेड मेंबर थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी।
या गवर्नमेंट बनाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेटरी रेटिंग के बारे में, और लीडर्स आर कंसाइडर्ड ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो लोगों के आकलन पर भी वो क्या करता है, तो विचार करता है इलेक्शन के टाइम पे। अब हम यहाँ पे जिसके नीचे जो 3 पॉइंट्स दिए गए उसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम चुनाव जीतने के लिए जो कैंडिडेट है उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो चुनाव जीतने के लिए जो उम्मीदवार और जो पार्टियों को एक से अधिक जाति और समुदाय का विश्वास जीतने की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम इलेक्शन के टाइम पे देखें, जितने भी जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो पार्टीज होती हैं वो एक साथ कई कास्ट के लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, ताकि जो अलग अलग कास्ट के जो रिलीजियस अलग अलग कास्ट के जो पीपल्स के जो वोट है वो उनके फेवर में आ सके। दूसरी, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी, यानी कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति या एक समुदाय के मतदाता से नहीं जीत सकती, यानी कि वोट से नहीं जीत सकती। इसलिए ये जरूरी होता है, इसलिए जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो पार्टीज होती है इलेक्शन के टाइम पे वो क्या करते हैं, मतलब 2 से ज्यादा 2, 3, 4 जितनी भी जो कम्युनिटी है या जितने भी जो कास्ट है उन सब के मुद्दों को वो क्या करते हैं, उठाना स्टार्ट करती है, जिससे कि जो कम्युनिटीज मेंबर है और जो कास्ट के जो अलग डिफरेंस कास्ट के जो लोग हैं उन वो कन्विंस कर सके, ताकि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दे, उन्हीं कैंडिडेट को वो वोट दे, जिससे कि वो जीत करके वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। कुछ सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट, यानी कि कुछ मतदाताओं के पास उसकी जाति से एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं, जबकि कई मतदाताओं के पास उनकी जाति का कोई भी उम्मीदवार नहीं होता। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही कास्ट के एक से ज्यादा कैंडिडेट इलेक्शंस में देखने को मिलते हैं, और उस कभी कुछ कास्ट ऐसे होते हैं जिसके एक भी कैंडिडेट्स हमें वोटर के टाइम पे वोटिंग के लिए नजर नहीं आते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपी और एमएलए कीप चेंजिंग व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शन टेक प्लेस, यानी कि जब भी नए चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी दल और जो मौजूदा संसद या विधायक बदले जाते हैं। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं और इलेक्शंस का जो रिजल्ट्स आता है उसके बाद जितने भी जो एमपीज और एमएलए हैं वो सब क्या हो जाते हैं, तो वो बदल जाते हैं, उसकी जगह पे कोई और दूसरे विधायक और जो एमएलए सब होते हैं वो आ जाता है। अगर पब्लिक उन्हीं कैंडिडेट को चुनती है दोबारा से तो वो दोबारा से री इलेक्ट होकर के आते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिटिक्स इन अ कास्ट, यानी कि राजनीति में जाति, यानी कि हम बात करें जाति में राजनीति। अगर हम जाति में राजनीति की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले अगर हम राजनीति भी जाति व्यवस्था या जातिगत पहचान का प्रत्येक राजनीतिक क्षेत्र में लाकर प्रभावित करती है, जो कि हम इसके कुछ नीचे पॉइंट्स में देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट्स का है वो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज और टू बिकम बिगर टू इनकरप्टिंग वाइल विद इन अ नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट, यानी कि जितने भी जो जातीय समूह है अपने भीतर या पड़ोसी जाति या उप जातियों को शामिल करके बड़े पैमाने पर बड़े बनने की कोशिश करते हैं। किसमें, तो अगर हम बात करते हैं किसमें, तो पॉलिटिक्स एंड कास्ट में। यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, इससे वंचित समूह को सत्ता अपना हिस्सा मांगने के लिए जगह और अवसर को क्या करते हैं, प्रदान करने की मतलब प्रदान करते हैं। अन्य जाति या समुदायों के साथ विभिन्न जाति समूह बनाते हैं और फिर वे एक संवाद और बातचीत में प्रवेश करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े और अगले जाति समूह जैसे कि नए प्रकार के जातीय समूह सामने आते हैं, उसमें सामने आते हैं। इस प्रकार जाति राजनीतिक में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं और कुछ मामले में जाति विभाजन से तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा भी हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा जो पॉलिटिक्स इन कास्ट है, यानी कि जब हम जाति में राजनीति की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि इससे
क्या होता है, इससे उन्हें सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? सबसे पहले उन्हें सामाजिक सब इसमें से उन्हें सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में मदद मिलती है, मदद मिलती है। फिर अगर हम दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, तो दूसरे पॉइंट जो हमारा दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि जाति आधारित राजनीतिक लोकतंत्र में निश्चित रूप से स्वस्थ नहीं होता। ये एक नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है यहाँ पे। फिर यही चीज अगर हम बात करें, इससे क्या होता है, इससे हमें जो कि तनाव, टकराव, क्या देखने को मिलता है हमें? तनाव, टकराव, हिंसा, संघर्ष, ये सब हमें देखने को मिलता है। किसके वजह से? जो हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट है उसके वजह से। वहीं पे यह गरीब विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम जैसे ही आता है, तो उस टाइम जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, तो वहां पे ये सिर्फ जो हमारे जो कास्ट से जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो सिर्फ इसीलिए उठाते हैं ताकि जो मेन मुद्दा है, जो कि हमारा क्या है, जो मेन मुद्दा हमारा जो है, जैसे कि हम बात करते हैं, हम जैसे गरीबी, गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, इन सब जैसे टॉपिक से वो उस टाइम पे क्या होता है, वो सारे ध्यान हटा दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर जो 4 है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिस्कस किया, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस की, पॉलिटिक्स इन कास्ट। फिर हमने डिस्कस किया इसमें कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इक्वालिटी, सर्कुलर स्टेट, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता। फिर हमने इसमें धर्म के बारे में समझा। फिर जो हमने इसमें डिस्कस किया ह्यूमन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स देखे किस पे, तो फीमेल में या जो ह्यूमन के साथ हमें देखने को मिलता, और जेंडर एंड इक्वालिटीज, हमने ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका जो 5th चैप्टर है हमारा, जो हमारा 5th चैप्टर है अ पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।